आओ दोस्तों, आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है। जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इस समय हमारे को कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, कोई नुकसान भी नहीं होता। नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन होता है ये। ठीक है, ये डिटेल में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको इसका समझ में आएगा। तो कैसा होता है हमारी कॉस्ट में, कैसा होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। और मान लो अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 100 है तो 100 यूनिट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है और 100 यूनिट्स को सेलिंग करके जो पैसा आ रहा है वो कैसा हो जाता है, हमारा इक्वल होता है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू 0 जब आ रहा है तो हमें प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं। लॉस हुआ क्या? नहीं। तो ये क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा जीवन में क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? सबसे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना है। हमने यहाँ BEP अचीव कर लिया। अब इसके ऊपर जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे हमें प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है, इसके नीचे जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? नो P नो L, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा हमने प्रोड्यूस किया तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट से कम हमने प्रोड्यूस किया तो लॉस हो रहा है, और एट ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। इसका फ़ोटो ले लिया करो, आप लिख लिया मेरे साथ साथ आप लिखा करो, या इसका एटलीस्ट फ़ोटो तो भी ले लिया करो। अगर आप लिख नहीं रहे हो, फ़ोटो नहीं ले रहे हो तो ये आपकी गलती है। आपने लिखना है, नोट्स बनानी है। ये आपको ऐसा लगेगा कि ये सब क्या मजाक चल रहा है, लेकिन जब आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब आप बुक्स खोलेंगे और जब आप इतना सा पिक्चर भी देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि रौनक सर ने क्या पढ़ाया था। साक्षात रौनक सर के अल्फाज आपके गानों में गूंज उठेंगे। तो ये डायग्राम्स, जो फ्लोचार्ट, जो कॉमेडी पिक्चर्स वगैरह मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आपको लिखने हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। The word contribution has been given its name because of the fact that it literally contributes towards the recovery of fixed cost and the making of profit। देखो हमारा फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमको मिल गया कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या है? कंट्रीब्यूशन के अंदर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट छुपा है, कंट्रीब्यूशन के अंदर ही हमारा प्रॉफिट छुपा है ना। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट निकाल दिया तो प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट निकाल दिया तो फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट किसको करता है? कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट है। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट मिलके ही हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ता है कंट्रीब्यूशन ग्रो होता है, जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। दिस इम्प्लाइज दैट इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जनरेटेड शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द फिक्स्ड कॉस्ट। अगर अब देखो मैंने क्या कहा, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। तो मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो मतलब प्रॉफिट कितना है? 0। प्रॉफिट 0 है। और प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना। कंट्रीब्यूशन देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन आया, फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट आया। और मैं क्या बोल रहा हूँ, BE पे प्रॉफिट क्या है? 0 है। BEP पे प्रॉफिट अगर 0 है तो इसी का मतलब ये हुआ ना, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। लिख लो, ये हाईलाइट करो, ये आपकी फॉर्मूला शीट में लिखना, ये इंटरप्रिटेशन है। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट जब होता है, ये और एक एंगल निकल गया BEP का। मैंने आपको क्या कहा, BEP पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, इसी का मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू 0 होता है। इसी का मतलब जब कभी आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट भी लेगा तो ऐसा समझ लेना ये क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये क्या है? ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है,
कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट आ रहा है, तो भी ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पढ़ लो, इसका लॉजिक यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। ABC Limited manufacturing a single product incurring variable cost of ₹300 per unit and fixed cost of ₹2 lakh per month. If the product sells for ₹500 per unit, the break-even point shall be calculated as follows. देखो बच्चा, ये क्या बोलता है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 300 रुपये पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2 लाख टोटल, और सेलिंग प्राइस है हमारी 500। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है मेरा 500 का, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 300 की, तो 200 रुपयों का कंट्रीब्यूशन मेरे को पर यूनिट आने वाला है। 200 रुपया पर यूनिट का मेरा कंट्रीब्यूशन है। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2 लाख है, तो लगाओ फॉर्मूला 2 लाख डिवाइडेड बाय 200, कितना आ रहा है ये? 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। तो ये फॉर्मूला किसका है? BEP। इसका मतलब अगर मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा तो मुझे नो प्रॉफिट आएगा, नो लॉस आएगा। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं, चेक करते ये सही बोल रहे हैं क्या? ये जो आपके सामने विद्वान बैठे हैं CA रौनक अग्रवाल, ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? अब मैं अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1000 यूनिट्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट कितनी है मेरी? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 300, तो कितना आ गया? 3 लाख। कितना आ गया? 3 लाख। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है मेरी? दे रखी है 2 लाख रुपया। ठीक है, तो देयरफॉर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 5 लाख रुपए मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, मैंने प्रोड्यूस कितने किए? 1000 यूनिट्स किए। अब ये 1000 यूनिट्स बेच क्या रेट से रहा हूँ मैं? सेलिंग प्राइस अपना क्या है बच्चों? अपना सेलिंग प्राइस है 500, अपना सेलिंग प्राइस है 500। तो सेल्स कितना आ रहा है? सेल्स आ रहा है 1000 यूनिट्स इंटू 500 रुपीज़, कितना हो रहा है? 5 लाख। तो सेल्स है मेरा 5 लाख, कॉस्ट है मेरी 5 लाख, 5 लाख माइनस 5 लाख क्या बचा? 0। इसी का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बच्चों हमने देखा BEP पे क्या है? हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, हमें कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, जैसे ही मैं 1 यूनिट बढ़ा देता हूँ, 1001 यूनिट कर देता हूँ, 1001 यूनिट, तो यहाँ कॉस्ट भी 1001 यूनिट की आएगी, यहाँ आ जाएगा 3,300,000। ठीक है, और रेवेन्यू आ जाएगा मेरा 5,500,000। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा? 200। तो जैसे ही मैं BEP के ऊपर जाता हूँ, जैसे ही मैं BEP के ऊपर जाता हूँ, मेरा प्रॉफिट आने लगता है, प्रॉफिट आने लगता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे BEP के नीचे 999 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा तो मुझे लॉस होगा। अगर मैं 999 यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेच रहा हूँ तो मुझे लॉस होगा। तो मतलब 1000 मेरा BEP आया, 1000 यूनिट्स मेरा BEP आया, तो इसके आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसके पीछे लॉस ही लॉस है। और यहाँ पे की फ़र्क पैंदा, नो प्रॉफिट नो लॉस होंदा, की फ़र्क पैंदा। ठीक है, तो ये था हमारा BEP। अब इसके बाद है एक कैश ब्रेक इवन पॉइंट। देखो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, अब इसमें नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट भी तो आती है ना, नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा है, डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा है, और डेप्रीसिएशन एक फिक्स्ड खर्चा है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा है और वो फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन डेप्रीसिएशन हम कैश में पे करते हैं क्या? डेप्रीसिएशन हम कैश में पे करते हैं क्या? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो नॉन कैश आइटम है, डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है। तो कैश BEP मतलब कैश BEP में हम क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट तो लेंगे, लेकिन कौन सी? सिर्फ कैश वाली।
मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से ऐसे जो नॉन कैश वाले आइटम है वो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैश फिक्स्ड कॉस्ट। और जब कैश फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कैश बीईपी। तो कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा फॉर्मूलेज में कॉम्प्लिकेशंस नहीं लेना है, आपको फार्मूला शीट बनानी है, फार्मूला शीट में सब लिखना है। हमने अभी कंट्रीब्यूशन तक का लिख लिया था, अब आपको बीईपी का ये वाला फार्मूला लिखना है। बीईपी का ये फार्मूला लिखने के बाद आपको बीईपी का ये फार्मूला लिखना है। इसमें हाईलाइट करना है क्या, यूनिट्स। ये जो फार्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इस फार्मूले से हमें यूनिट्स में आंसर मिल रहा है, ठीक है, ये हाईलाइट करना है। अभी और भी फार्मूले आएंगे जिसमें यूनिट्स में आंसर नहीं मिलेगा, जिसमें रुपीज़ में आंसर मिलेगा। तो अब ये फार्मूला अगर आपका याद है बेसिक वाला, तो उसके आगे ये कैश, तो कैश में क्या करना है, सिर्फ कैश फिक्स्ड कॉस्ट लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैश बीईपी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, MNP लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 units of its product at 37.5 per unit. Variable costs are 17.5 per unit. Manufacturing cost of ₹14 and selling cost of ₹3.5 per unit. Fixed costs are incurred uniformly throughout the year and amounting to ₹35 lakh, including depreciation of 15 lakh. Depreciation मतलब क्या है, नॉन कैश दे दिया, नॉन कैश दे दिया हमको। देर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज। कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी। करो सॉल्व, अपने मन से करो, अपने मन से सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। ऊपर की फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ऊपर का फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। गणपति बापा। मार्जिनल कॉस्टिंग, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे लाइफ में मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मतलब फाइनल में, सीए फाइनल में कॉस्टिंग ये जो सब्जेक्ट है ये 70% स्टूडेंट्स को बहुत टफ जाता और जो 30% स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जिन्हें नहीं आता उन्हें नहीं चाहता और जिन्हें आता है उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो कॉस्टिंग वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड इनफैक्ट मैंने कॉस्टिंग में हर लेवल में एग्जाम्शन स्कोर किया है। कॉस्टिंग में हर लेवल पे एग्जाम्शन स्कोर किया है। कॉस्टिंग का क्या होता है, कॉस्टिंग की एक ही बात है, एक तो हमें मैथ्स अच्छे से आना चाहिए और दूसरी बात कैसे है, कॉस्टिंग का पेपर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो डिज़ाइन करते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लेता होता है। जैसे कि मैंने कल ही बताया 120 मार्क का पेपर होता है, उसमें से सिर्फ 25 मार्क्स का पेपर ऐसा आएगा जो दिमाग लगाना पड़ेगा। बचा हुआ 95 तो ऐसा है जो अगर आप पढ़ाई करके गए हो तो आपको जमना ही जमना है। कॉस्टिंग में बस प्रॉब्लम बस ये एक होता है, कॉस्टिंग का प्रॉब्लम बस ये एक होता है कि ये लेंदी पेपर होता है। कॉस्टिंग का पेपर काफ़ी लेंदी होता है, तो इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और कॉस्टिंग में स्टेप्स की मार्क्स मिलते हैं। तो मेरा कभी कॉस्टिंग का पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ ही नहीं, मेरा कभी कॉस्टिंग का पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। जिस अटेम्प्ट में मेरे को एग्जाम्शन आया था मैंने सिर्फ 73 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था। कॉस्टिंग सिर्फ सीए फाइनल की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 73 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था और मुझे 68 मार्क्स मिले थे। तो उसमें एक्यूरेसी बहुत थी, जो पेपर में सॉल्व किया था उसकी एक्यूरेसी बहुत थी। और एक्यूरेसी बहुत कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। एक्यूरेसी ज़्यादा कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। तो कॉस्टिंग में जब सीए कर रहा था तब से मैं कॉस्टिंग ही पढ़ा रहा हूँ। मैं रीडिंग रूम अपना अमरावती का ICI इंस्टीट्यूट के रीडिंग रूम पे पढ़ाई करता था, तो मैंने कभी कॉस्टिंग पढ़ा ही नहीं, ऐसा समझो। कॉस्टिंग मैं समझाते समझाते ही पढ़ा, क्योंकि सभी को पता था कि मेरा जो मैथमेटिक्स है काफ़ी स्ट्रांग है। 10th में 150 में से 150, 12th में 100 का हुआ करता था, उसमें से 95 प्लस मार्क्स मिले थे। तो मैथमेटिक्स स्ट्रांग था और
इंटर में मतलब आईपीसीसी हुआ करता था हमारे टाइम, तो आईपीसीसी में भी कॉस्टिंग में काफ़ी अच्छा मतलब 60+ मार्क्स आए थे। तो फाइनल में जब मैं रीडिंग रूम पे पढ़ाई करता था तो स्टूडेंट्स डाउट्स लेके मेरे पास आते थे, तो मैं स्टूडेंट्स गलत है, मेरे फ्रेंड्स लोग या जो मेरे कलीग्स हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो रीडिंग रूम पे पढ़ते थे, जब भी उन्हें कॉस्टिंग में कोई डिफ़िकल्टी आती थी तो वो मेरे पास आते थे और मैं उन्हें कॉस्टिंग के जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ है, उनके डाउट्स है, वो सॉल्व करके देता था। एंड सेम गोज़ विद डायरेक्ट टैक्स, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों भी मेरे, ये तीनों भी मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे। कॉस्टिंग, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड लॉ। इनडायरेक्ट टैक्स में भी मैंने एग्जाम्पशन स्कोर किया है, लॉ में भी मैंने एग्जाम्पशन स्कोर किया है, कॉस्टिंग में भी मैंने एग्जाम्पशन स्कोर किया है। इसके अलावा एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल होते थे, इस सब्जेक्ट में भी मैंने एग्जाम्पशन स्कोर किया है सीए फाइनल में। तो आपको पढ़ाई ऐसी करनी है, आपको एकदम सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सीए कोर्स डिफ़िकल्ट नहीं है, इसका बस एक ही सक्सेस मंत्र है, प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने कल बताया, फाइनल के कॉस्टिंग में तो 25% वेटेज इसका मार्जिनल कॉस्टिंग का ही होता है और काफ़ी स्टूडेंट्स ये छोड़ के चल जाते हैं क्योंकि देखो इसमें वैरायटी बहुत होती है। देखो इसमें अभी तक आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े सब खींच खींच के थे, लेकिन इसमें देखो एक एक पेज में कंसेप्ट बदलते जा रहे हैं। सीवीपी एनालिसिस चालू हुआ, एक पेज में बदल दिया। बीईपी मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन चालू हुआ, ख़त्म किया। पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स चालू किया, ख़त्म किया। ब्रेक इवन जैसे ही चालू हुआ वैसे ही दूसरा आ गया, कैश बीईपी। तो इसमें कंसेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा है, बच्चों को नहीं जमते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, हम काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसकी हमें प्रैक्टिस करना है। हम कॉस्टिंग में 60-65+ स्कोर लाकर ही रहेंगे, 60-65+ स्कोर लाकर ही रहेंगे। हमारी ये वीडियोज़ आपको अवेलेबल है, आपको जब भी डिफ़िकल्टीज आती है आपने ये वीडियोस फिर से ओपन करना है और देख लेना है, ठीक है। ये वीडियोस एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही अपलोडेड रहेंगे, उसके बाद शायद मुझे रिमूव करना पड़ सकता है क्योंकि इस पर कॉपीराइट का वो एक्शन आ सकता है। ये जो नोट्स है ये इंस्टीट्यूट की और कॉपीराइट का एक्शन है, इसलिए मैं वीडियोस पब्लिक नहीं है, अनलिस्टेड वीडियोस है, तो एक टाइम के बाद वो रिमूव करना पड़ सकता है। तो आपको वीडियोस देखते रहना है टाइम टू टाइम, ओके। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। बीईपी सेल्स निकालना है तो क्या है उसका, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, 35 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, 35 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट आई हमारी 35 lakhs, ठीक है। उसको डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन से। सेल्स प्राइस कितनी है हमारी 37.5 और कॉस्ट कितनी है हमारी 17.5। तो 37.5 माइनस 17.5 क्या आ गया हमारा, कंट्रीब्यूशन 20। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन 20, तो आ गया 1,75,000 यूनिट। तो ये हो गया हमारा बीईपी सेल। अगर इतने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करके सेल करते हैं तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब करना है कैश बीईपी, तो क्या करेंगे, जो फिक्स्ड कॉस्ट है 35 लाख, 35 लाख में से ये 15 लाख माइनस कर देंगे, मतलब 20 लाख। तो ये 20 लाख आ गया हमारा कैश फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन तो वही रहेगा। तो ये आ गया हमारा कैश बीईपी, ये आ गया हमारा कैश बीईपी, ठीक है।